नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। मैं हूं बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में। अभी आप देख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी 2.25 करोड़ छात्रों के साथ एक पाठशाला कर रहे थे। बता रहे थे उन्हें कि वो एग्जाम्स कैसे दें, उनकी तैयारियां कैसे करें। लेकिन बिहार में, पटना में पिछले कुछ दिनों से एक अजीबोगरीब, एक अजब गजब राजनीतिक पाठशाला भी चल रही है। बिहार में सरकारें बदल रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वही के वही। सरकारें बदलती हैं तो सत्ता पक्ष विपक्ष में, विपक्ष सत्ता पक्ष में जाता दिखाई देता है। अब नई सरकार बन गई है, लेकिन मुख्यमंत्री वही, 9वीं बार लगातार नीतीश कुमार। आज 3 तस्वीरें सामने आ रही हैं बिहार से। नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट, 8 और लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। तो पहली कैबिनेट की बैठक की नीतीश कुमार ने। फिलहाल वो अपने सांसदों के साथ भी एक बैठक कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर लालू प्रसाद यादव की, लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी पटना में ही, यहां से बिल्कुल नजदीक प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में उनकी पेशी हो रही है। उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी गई। रोहिणी आचार्य, एक और बेटी, एक्स पर ट्वीट करती हैं कि अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। शेर अकेला है, कमजोर नहीं। उधर कांग्रेस अपनी ताल ठोक रही है। अब इंडिया कहां है, न जाने कहां गुम हो गया है। लेकिन राहुल गांधी अब बिहार में देखे जा रहे हैं। किशनगंज में उनकी एंट्री हो गई है। 19 विधायक हैं कांग्रेस के। 18 की एक फोटो अपॉर्चुनिटी भी ट्वीट की है कांग्रेस ने अपने पेज पर कि देखिए हमारे विधायक साथ साथ हैं। लेकिन इंडिया में कितने साथ हैं और इंडिया में कितना दम है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब मीसा भारती जो अपने पिता के साथ गई हैं, वो क्या कह रही हैं, पहले वो सुन लेते हैं। आप सबके सामने है, देश के सामने है, सब देख रहे हैं लोग। क्या कह रहा है मैडम आपको? साथ में बैठ नहीं, मुझे तो बैठने की कोई इच्छा भी नहीं है। उनके साथ तो अलाउ भी नहीं होगा कोई। बट जो डॉक्यूमेंट और जो था, कोई किस स्थिति में आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो मीसा भारती यहां पर ललकारते हुए सरकार को, लेकिन सरकार ने भी अपना मूड काफी हद तक अब साफ कर दिया है। सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, अब उप मुख्यमंत्री की गद्दी पर वो बैठ गए हैं। उन्होंने बेहद ही दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों की लालू राज की अब समीक्षा की जाएगी। लालू राज कह रहे हैं, अगस्त 2022 से जो सरकार चल रही थी, दरअसल सम्राट चौधरी की माने तो वो लालू राज था, नीतीश राज नहीं था। चारा घोटाले की भी, रेलवे घोटाले की समीक्षा की जाएगी, ये कह रहे हैं सम्राट चौधरी। अब इस पर चर्चा करने के लिए, वो चाय पर चर्चा आपने बहुत देखी, ये लंच टाइम चर्चा हम कर रहे हैं। हालांकि सभी भूखे पेट हैं। हमारे साथ अभिषेक झा हैं, युवा चेहरा, राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के। इनके साथ कदमताल कर रहे थे, मिलीजुली कबड्डी भी थोड़ी खेली गई। इजाज अहमद, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के। विजय यादव, हम साथ साथ हैं। किसके साथ हैं? अभी तो एनडीए के साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। राजेश भट्ट, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के प्रवक्ता। और 2 खास मेहमान, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार और बिहार की सालों से, दशकों से नब्ज टटोलते आए कन्हैया बेलारी भी हमारे साथ हैं। तो बैठक हो गई कैबिनेट की पहली, और 15-17 महीने के पिछली सरकार के राज को लालू राज भी बताने लगे आप। देखिए, बयान आपने सम्राट चौधरी जी का बताया है। सम्राट चौधरी जी के बयान का मतलब, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हालांकि उनकी पार्टी के लोग आते तो बेहतर बता पाते, लेकिन जितनी मेरी समझ है, सरकार की अगुवाई तो आप कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं आपको। देखिए, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के पास, और बहुत तरह की बातें पहले भी सुनने को मिलती थी कि विभिन्न तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, जिन पर लगातार मुख्यमंत्री जी के द्वारा नकेल कसा जा रहा था।
आने वाले समय में अगर किसी डिपार्टमेंट की समीक्षा होती ही है तो इसमें दिक्कत और आपत्ति कहाँ है भाई? हम ये समीक्षा, ये जांच ये पिछले 15-17 महीनों में क्यों नहीं की? अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं चारा घोटाला, रेलवे घोटाले की भी समीक्षा। वो तो सम्राट चौधरी जी अपनी बात कह रहे हैं, उनके पार्टी के लोग बता बीजेपी के दबाव में अब जांच करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम ना किसी के दबाव में काम करते हैं, ना किसी के प्रभाव में काम करते हैं। हम ना किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं। हमारी साथ हो दिया। ये देखिए इजाज भाई की मुस्कान धीरे धीरे घटती जा रही है। अकेले हैं, कमजोर नहीं कहना पड़ रहा है। ये कम से कम ये तो मान लिया ना कि अकेले हैं, ये तो स्वीकार कर लिया ना कि अकेले हैं। और आपका साथ देगा भी कौन? अब अगर आप अपने आचरण से बाज नहीं आते हैं तो कौन देगा आपका साथ? तो ऐसे ही अकेला रहना पड़ेगा। और आगे भी राजनीतिक रूप से इन सभी लोगों का हश्र बहुत बुरा होने वाला है संदीप जी, क्योंकि जनता सब देखती समझती और जानती है कि कौन जनता के हितों के लिए काम कर सकता है और कौन अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम कर सकता है। तो हमें लगता है कि इन लोगों को तो अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहिए। सिर्फ एजेंसियों को कोसने से काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री तो बन गए, पर ये कांटों का ताज भी होगा। आने वाले दिन आपके लिए भी मुश्किल भरे होंगे। सीटों का बंटवारा समय पर नहीं हो रहा था, कोई तेजी नहीं लाई जा रही थी, इंडिया गठबंधन चरमरा रहा था, कांग्रेस अपनी चला रही थी, वगैरह वगैरह तमाम आपने बयान दे दिए। अब बीजेपी की भी तो चलेगी। 17 सीट मिलेंगी नहीं मिलेंगी, उधर विजय भाई, राजेश भाई वो गिद्ध की निगाहों से देख रहे हैं भाई हमारे इससे क्या आएगा। एक दौर था संदीप जी, मैं आपको याद कराऊं, जब दोबारा से हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ बना, हमारे 2 MP जीत कर आए थे और भारतीय जनता पार्टी के MPs की संख्या बहुत ज्यादा थी। लोग इसी तरह कहा करते थे कि सीटें नहीं मिल पाएंगी। लेकिन नीतीश कुमार जी की राजनीति में जो प्रासंगिकता है उसको किसी भी कीमत पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उस वक्त भी सीटें का बंटवारा बहुत अच्छे से हो गया था और आने वाले समय में आपको दिखेगा बहुत। 1 तारीख को विस्तार है कैबिनेट का, 1 फरवरी को। ये तो मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर का प्रश्न आपने पूछ लिया। वो भी एक और वो भी टेढ़ी खीर है। वो प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि जो तैरना जानता है तो वो तैरेगा, गहरे पानी में भी उसको घबराहट नहीं होगी। अब इतना तैर लिए तो घबराहट क्यों हो रही है कि ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया? नहीं, आपने मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर का सवाल पूछा कि सरकार से जुड़े जो भी सवाल है वो तो राजनीतिक पाठशाला तो नीतीश कुमार ने चला रखी है। नहीं, राजनीतिक पाठशाला में तो पढ़ के हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं आपके सामने। लेकिन सरकार से जुड़े जो सवाल हैं वो तो मुख्यमंत्री जी का स्पेशल प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है। कैबिनेट का विस्तार कब करते हैं, नहीं करते हैं, किन लोगों को शामिल करते हैं, क्या पोर्टफोलियोज बढ़ता, सब कुछ आ जाएगा। ये तो अच्छी बात ही है संदीप जी। एक बात बस मैं कहना चाहता हूँ, जब हम इंडिया गठबंधन में रहते थे तो भी आकर्षण के केंद्र हम ही थे। आज हम NDA में आ गए हैं तो भी आकर्षण के केंद्र हम ही। Whether somebody loves you or hates you, you cannot be ignored. They can't ignore you. आप इनकार नहीं कर सकते हैं हमारा। आप इकरार करिए, इजहार करिए, आपको इनकार करने की क्षमता नहीं है। ठीक है। यहाँ पर मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, बिल्कुल नजदीकी है ईडी का दफ्तर, प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर पटना में, जहां लालू यादव की पेशी चल रही है और रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि शेर अकेला है लेकिन कमजोर नहीं। वहां पर बड़ी तादाद आरजेडी के समर्थकों की भी है। अभिषेक और मीसा भारती कह रही हैं, रोहिणी आचार्य कह रही हैं मेरे पिता को कुछ हो गया, सरकार जिम्मेदार होगी। अंदर क्या कुछ हो रहा है और कितनी देर पूछताछ और चलने वाली है? बगल में मीसा भारती बैठी हुई हैं, ठीक बगल में आपको मैं दिखा रहा हूं, सारे समर्थक भी बैठे हुए हैं, आरजेडी के नेता भी बैठे हुए हैं और सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को परेशान किया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। मीसा भारती हैं, उनसे ये सवाल, मीसा जी लालू जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आपने बताया, जाने नहीं दिया गया आप लोगों को साथ में? जाने की कोशिश की मीसा जी, आपने जाने नहीं दिया? फ्रेम में है मीसा भारती, अभी बात नहीं कर रही, लेकिन यहाँ बाकी यहाँ श्याम रजक हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। श्याम भाई थोड़ा ऐसे आ जाइएगा, ऐसे आ जाइए। ये क्या लग रहा है आपको, इतनी देर से पूछताछ चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए सीधी सी बात है, भारतीय जिस तरह हम लोग के पार्टी में बहुत सारे प्रकोष्ठ होते हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की काफ़ी प्रकोष्ठ है। हर पार्टी की पॉलिटिकल प्रकोष्ठ है। उसी तरह ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब उसके
प्रकोष्ठ हैं, उन प्रकोष्ठों का जो काम है वो अपना कर रहे हैं। लोग ठीक सामने की बिल्डिंग में सब लोग बैठे हुए, मीसा जी बैठी हैं, आप बैठे, अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठे हुए हैं। मैसेज क्या है यहाँ से आप लोगों का, जो मैसेज जा रहा है वो क्या है? कोई मैसेज नहीं है। मैसेज क्या है कि हम हमारे नेता वहाँ हैं तो हम लोग उनके लिए यहाँ आए हैं और कुछ नहीं है। हमें इन चीज़ों से घबराते भी नहीं हैं। लालू जी के स्वास्थ्य खराब होने की बात भी लगातार आपकी ओर से की है। ये लालू जी के तो स्वास्थ्य सब लोग जान रहे हैं। डॉक्टर ने भी कहा उनका किडनी ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसप्लांट हुआ, कई चीज़ें आप जानते हैं। इसके बाद भी पूछना। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आप लोग कह रहे हैं बदले की कार्रवाई, वो कह रहे हैं कि बाकायदा दस्तावेज है, सबूत है, रजिस्ट्री है, इसलिए ये कार्रवाई हो रही है। भैया उसमें हमको कुछ नहीं कहना है, हमको कुछ नहीं कहना है कि क्या है क्या नहीं है। हमारा इतना ही है कि समय क्या है, टाइमिंग की बात। ये आप बताइए ना कि अगर आपके पास है तो आप किस समय पर क्या कर रहे हैं। आप 19 तारीख को किसके यहाँ छापा मारा था? और टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं संदीप श्याम। हाँ, 19 तारीख को किसके यहाँ छापा मारा था? और फिर 23 तारीख को क्या परिवर्तन हो गया? ये टाइमिंग का सवाल देखिए उठाया जा रहा है। श्याम रजक राष्ट्रीय महासचिव है मेरे ठीक सामने, संदीप, ये मीसा भारती बैठी हुई हैं, अभी बात नहीं कर रही हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठे हुए हैं, सारे जो आरजेडी के नेता हैं। एक बार मैं और ट्राई करता हूं ये बोलने के, पूछने के लिए। मीसा जी, क्या लग रहा है, बदले की कार्रवाई हो रही है? कुछ तो बोलिए, स्टैंड क्या है आपका इस? मैं बोलूंगी लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद प्लीज। स्वास्थ्य की चिंता तो होगी ना वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं यहाँ बैठी हूँ, नहीं तो क्यों बैठती। आप जानने की कोशिश भी कर रही थी मेरे ख्याल, जानने। मैं बोलूंगी, सारे विषय पे बोलूंगी, लेकिन थोड़ी देर। तो मीसा जी हैं, कह रही हैं कुछ देर बाद बात करेंगी, और ये भी कह रही हैं कि यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और सामने की बिल्डिंग में पूछताछ हो रही है। ये पूरा दृश्य है, आरजेडी पूरी तरह से यहाँ पर एकजुट है। और इस टाइमिंग का सवाल उठा रही है संदीप कि इस टाइमिंग पर ही जो किया गया है और टाइमिंग को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। संदीप, तो विक्टिम कार्ड कहीं ना कहीं खेलती दिख रही है आरजेडी, और ये कहना कि शेर कमजोर है, लेकिन शेर अकेला है लेकिन कमजोर नहीं। और राजनीतिक प्रकोष्ठ बता रहे हैं श्याम रजक, ये ईडी, सीबीआई, आईटी, जो विपक्ष पर खास नजरें तरेरता दिखाई दे रहा है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला भी खेल है क्या? 3 बड़ी खबरें मैंने आपको बताई। नीतीश कुमार के कैबिनेट की पहली बैठक हो चुकी है, 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उन्होंने कल। ईडी के दफ्तर में लालू प्रसाद यादव की पेशी जारी है। विक्टिम कार्ड भी खेल रही है आरजेडी, कह रही है उनकी तबीयत नासाज है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, फिर भी हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उनसे लंबी पूछताछ की जा रही है। और राहुल गांधी वो अपनी दुनिया में मग्न है और किशनगंज उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच चुकी है। तो अब आप विक्टिम कार्ड खेलने लगे। ये जांच तो बहुत दिनों से चल रही थी, लैंड फॉर जॉब्स का। ये विक्टिम कार्ड नहीं है, ये वेंडेटा है, और ये सब लोगों को पता है, पूरा देश जान रहा है कि जो भी मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, विपक्षी दल का नेता, उसको ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से तंग तबाह किया जा रहा है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था कि देश का सबसे करप्ट अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है अजीत पवार, और उसी अजीत पवार को आपने 4 दिनों के बाद महाराष्ट्र का डिप्टी, दूसरे के कुर्ते पर लगे दाग गिनवाने से आपके कुर्ते पर लगे दाग मिट नहीं जाएंगे, छिप नहीं जाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी को ने बताना चाहिए कि इनके वॉशिंग मशीन में क्या खूबी है। जो इनके वॉशिंग मशीन में जाता है भ्रष्टाचारी, वो सदाचारी। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा, वो भी क्या बीजेपी की कारस्तानी थी? देखिए, बीजेपी हर उस जगह पर है जहां पर भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। इनके साथ जो चले जाते हैं वो भ्रष्टाचारी, सदाचारी, शिष्टाचारी हो जाते हैं। जो इनके खिलाफ मुखर होते हैं उसको वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत बदनाम करो, राजनीतिक हित। ये तो अभी सिलसिला क्या बस शुरू हुआ है। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि लालू राज के पूरी समीक्षा की जाएगी। सम्राट चौधरी का ये बयान स्पष्ट करता है कि भाजपा इस बार डोमिनेट करने जा रही है, और भाजपा ये इशारा कर रही है कि इस बार भाजपा का नेतृत्व रहेगा, मुखौटा रहेंगे नीतीश कुमार। तो खेला हो गया है, लालू अकेले पड़ गए। रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि शेर अकेला है, कमजोर नहीं, अकेले हो गए। लालू उस व्यक्ति का नाम है जो समाज के बीच में काम किया है। लालू उस व्यक्तित्व का नाम है जिसने गरीबों का आंसू पोंछा है, जिसने झोपड़ियों में जाकर के गरीबों को सम्मान दिया है, पिछड़ों, अति पिछड़ों को जातीय गणना करा करके उसको 75% आरक्षण की व्यवस्था की।
भारत में पहला बिहार राज्य बना जिसने 10% EWS को कानूनी रूप से आरक्षण की व्यवस्था दी। और हमने जब कैबिनेट के माध्यम से आपके पास प्रस्ताव भेजा है कि 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, तो आप इनकार क्यों कर रहे हैं? इकरार कीजिए ना। आप राजनीति में अब इधर उधर नहीं जा सकते हैं। जातिगत जनगणना तो नीतीश करवा रहे थे, 2 बार प्रस्ताव को पारित किया गया, तब तो आप सरकार का हिस्सा नहीं। संदीप जी, अभी आपने ही कहा कि उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो लालू जी जिस सरकार में बेहतर कार्य किए हैं उसकी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? हमने 2,70,000। आप ईडी की जांच से क्यों भाग रहे हैं? जी 2,17,000 हमने 70 दिनों के अंदर शिक्षकों की बहाली की, ये नजीर प्रस्तुत किया। हमने बिहार को नफरत की राजनीति से निकाल करके रोजगार की राजनीति की ओर ले जाने का काम किया, जंगल राज की तरफ धकेल दिया। आज एक एक नौजवान रो रहा है कि हमारे रोजगार को छीनने वाली फिर से सरकार बनी। तो सम्राट चौधरी की अभी चर्चा हो रही थी, मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। तो बातचीत में क्या कहा सम्राट चौधरी ने, सुनिए। बिहार के नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हमारे साथ हैं। नाम में आपके सम्राट लिखा हुआ है, लगा हुआ है, और अब तो ये नई राजनीतिक व्यवस्था के आप सम्राट हो चुके हैं। मुझे एक बात बताइए, ये आपके लिए कैसा अनुभव है डिप्टी सीएम बनना? इसके पहले आप विपक्ष में संघर्ष कर रहे थे। देखिए, मैं सरकार में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। 1999 में पहली बार मंत्री बना, तब से काम कर रहा हूँ। लंबा अनुभव है इस काम का करने का। लेकिन मेरा अपना मानना है, आज के तारीख में जो खट्टे मीठे अनुभव थे उसको ठीक करना। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संबंध को और अच्छे करना, और बिहार के कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़े, चाहे वो जदयू के कार्यकर्ता हो या भाजपा के कार्यकर्ता, इसका संपर्क और बढ़े, जिससे कि हम 2024 और 25 का चुनाव बहुत आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि हम आपकी चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ये पहला तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से अपार बहुमत के साथ बिहार से क्लीन स्वीप करके जाएं, यही हम लोगों की कामना। खट्टे मीठे अनुभव की आपने बात की, ये मीठे के साथ में खट्टा जुड़ा हुआ है, यथार्थ नहीं बोले हैं आप, सच्चाई। देखिए, मैं जो बोलता हूँ एकदम साफ साफ बोलने के लिए जाना जाता हूँ। मेरा मानना है, क्योंकि दोनों के संबंध बने अच्छे और बिगड़े भी, अब संबंध को पूरा करना है। और भारतीय जनता पार्टी और जदयू का एक सबसे बड़ा संदेश है कि ये नेचुरल अलायंस है। जब भी आप नेचुरल है ये भाजपा या जदयू के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो वो आपको कहेंगे ये नेचुरल अलायंस है। राजद के साथ जब जदयू काम कर रही थी तो नेचुरल अलायंस कोई नहीं कहता था, ये नेचुरल अलायंस है। इसलिए मैंने कहा कि संबंध को अच्छा करना है, और मैंने सब भाजपा के भी कार्यकर्ता और जदयू के कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह भी करते रहता हूं कि ये पूरी तरह ये एनडीए लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ है, उनके आतंक राज के खिलाफ है, और बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता। सम्राट चौधरी की जो पहचान रही है वो नीतीश कुमार के खिलाफ फायर ब्रांड लड़ाई की रही है। इतनी फायर ब्रांड लड़ाई, इतना ये जो पगड़ी आपकी है, ये एक प्रतीक बना दी कि मैं पगड़ी तब तक नहीं उतारूंगा, ये जो पहचान रही है, और अब साथ में काम करना, ये कैसे हो पाएगा? नहीं, देखिए, एक चीज समझिए, समय और वक्त है। मैं 1.5 साल पहले तो नीतीश जी की कैबिनेट में ही मंत्री था। आप जब बोल रहे हैं ये बात, 2014 में भी मैं नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में मंत्री था, तो मैं मंत्री तो उनके साथ ही काम किया हूं, और मेरी उत्पत्ति भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुई है। उत्पत्ति उनको सीएम बनाने के लिए हुई है। मैं बता रहा हूं, 1995 में जब लालू यादव जी का राज था तो मेरे को 89 दिनों तक जेल में रखा गया, और वो एक ही कारण था कि नीतीश कुमार जी 1995 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। तो सम्राट चौधरी से बात करते हुए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, और आप दोनों के लिए बड़ी दिलचस्प कुछ उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने कहा, राजेश भाई, कि बीजेपी और जेडीयू ये नेचुरल एलाइज हैं, तो संगम हो गया। पगड़ी का भी सवाल पूछा कि पगड़ी उतारने नहीं वाले थे जब तक गद्दी से ना उतार दे नीतीश कुमार को, तो कह रहे हैं मेरी उत्पत्ति ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुई। जबकि आपके नेता कहते हैं कि नीतिगत विरोध है नीतीश कुमार का,
तो आप भी नेचुरल एलाई हैं एनडीए के? नहीं, स्वाभाविक तौर पे हम लोग बीजेपी से अलायंस है, हमारा मजबूत अलायंस है। एनडीए की बात, हमारी आस्था है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, हमारे पार्टी जेडीयू और बीजेपी नेचुरल एलाइज हैं, आप भी नेचुरल एलाई हैं बीजेपी और जेडीयू के? अलायंस तो हम लोग हैं ही ना, नेचुरल है ना, नेचुरल ही कहा जाएगा। तो फिर ये नीतिगत विरोध क्यों? देखिए, हम चाहते हैं बिहार का विकास, सामेकित विकास, समावेशी विकास, और वो तो नीतीश कुमार कर नहीं रहे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत मेरा कोई विरोध नहीं है, नीतीश जी के उन गलत नीतियों का मैं विरोधी हूं जिससे बिहार का विकास अवरुद्ध हो रहा हो, और बिहार जो है थोड़ी सी बर्बादी, चूंकि जिन लोगों के गोद में वो बैठे हुए थे वो कौन लोग हैं वो आप बेहतर जानते हैं। पूरे देश में जिस बात की चर्चा है, आज ईडी के दफ्तर में पूरा परिवार है, ये बात कहने में कोई रेंज नहीं है। तो ईडी सीबीआई के छापे 95% विपक्षी नेताओं पर ही पड़ रहे हैं। यही बात इजाज भाई कह रहे थे, नेचुरली करप्ट पार्टी है जी, चक्की पीसिंग अजित पवार खजाने की चाबी सौंप दी महाराष्ट्र की। भाई, अभी आपने ही कहा एजाज भाई को कि इसका कोई मतलब नहीं होता कि मेरा कुर्ता कितना, आपके कुर्ते को नजरअंदाज करते, दूसरे के दाग गिनाते रहेंगे। दूसरे के दाग गिनाने से अच्छे है अपने कुर्ते को बचाना। भाई, आप अपने कुर्ते को दाग लगते रहने देंगे? तो वॉशिंग मशीन है बीजेपी। एजेंसियां हैं ना, देश में स्वतंत्र एजेंसियां हैं, स्वतंत्र तौर पे काम कर रही हैं। राजनीतिक प्रकोष्ठ बता रहे हैं उन्हें, श्याम रजक नहीं, बीजेपी का। ये श्याम रजक जब अलायंस में होते हैं तब तो उनकी आवाज नहीं बनती, कुछ आवाज अलग निकलती है, और अभी क्या आवाज निकल रही है वो आप देखा। तो ये तो आपके लिए भी, आपके भी सुर बदलते हैं क्या? बदलने में, पाला बदलने में आप भी माहिर हैं विजय भाई। संदीप भाई, ऐसा है कि कबीरा चला बाजार में, लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। देखिए, आरजेडी के कुनवे लोग चले थे कि माननीय नीतीश कुमार जी को ले जाकर हम एनडीए गठबंधन को घर में आग लगावेंगे, लेकिन स्वयं उनके घर में आग लग गया। आज देख रहे हैं कि हम लोग सब मांग कर रहे हैं कि ईडी की जो जांच हो रही है सही हो रहा है। जब जमीन घोटाला एक करेंगे, नौकरी ये बांटेंगे और जमीन उसके बदला लेंगे, तो उनको भुगतना किनको पड़ेगा? भुगतना किनको पड़ेगा, ये तो अपने आप में एक अहम सवाल है। अब आप कह रहे हैं भाई जांच होनी चाहिए अगर जो भ्रष्टाचार हुआ है, पर आपके नेता विजय भाई वो तो कहते थे राम काल्पनिक हैं। अब यहाँ पर जय श्री राम के नारे गूंजते कल सुनाई दिए राजभवन के बाहर, तो अब जय श्री राम होगा, राम राज्य ऐसे ही आएगा? देखिए, हमारे नेता एक कभी नहीं कहे कि राम नहीं है, राम है, लेकिन साथ साथ जो वाल्मीकि जी भी हैं, जो राम जी को जन्म के पहले ही, जब वो जंगल में था, जन्म लेने के पहले ही उनके बारे में पटकथा लिख दिए थे, तो उनके साथ वाल्मीकि जी को भी भगवान के रूप में जुटना चाहिए, ये हमारे नेता कहे थे। तो अब जय श्री राम करेंगे ना? एकदम निश्चित हम लोग जय श्री राम कर रहे हैं, सारा देश कर रहा है जय श्री करना। जो इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी लोक में आए हैं, उनको तो नाम लेना ही होगा, चाहे राम हो या कृष्ण हो, जो भी हो। तो हम लोग जय श्री राम कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता के बारे में मीडिया वाले ही कुछ उछाल कर हैं, लेकिन नेता हमारे गलत नहीं कभी बोलते हैं, वो खुले मिजाज के हैं, खुले बोलते हैं। आपने देखा होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी, मैंने आरजेडी के बहकावे पर कहा कि आपको दल में मर्ज करना होगा, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत में मैं मर्ज नहीं करूंगा। ये पूरे बिहार के दलितों के सम्मान की बात है। मेरे लोकसभा में कितनी सीटों पर लड़ेंगे? देखिए, शीर्ष लीडर जितने सारे सीट दे देंगे, ऐसे पार्टी का डिमांड है। ना दें तो मंत्री तो बना दिया सुमन को। देखिए, हमारे मांझी जी कभी सीट आज तक मांगे ही नहीं है। नहीं, आप कितनी मांग रहे हैं वैसे? सर, सीटों की राजनीति का अगर हम किए होते तो 2020 में हम एनडीए से अलग ही नहीं। हम लोग 2024 में भी हो सकते हैं अलग। बिहार के विकास की चिंता है, बिहार वासियों की चिंता है। अगर कुर्सी की चिंता होती तो 2020 में हम लोग एनडीए से अलग नहीं होते, और हम एनडीए में ऑलरेडी थे। तो विचारधारा की भी बात हम करने वाले हैं। दो खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अब ये जय श्री राम भी साथ चलेगा, मंडल और कमंडल की कदमताल भी होती दिखेगी, या ये दरअसल मजबूरी भी थी बीजेपी की? कांग्रेस के खेमे से एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर क्या? जयराम रमेश कह रहे हैं झूठ के विश्व गुरु बन गए हैं नीतीश कुमार, और उनके जाने से, अब ये सुनिएगा, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
यानी कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा। अब ये किसी और दुनिया में रह रहे हैं जयराम रमेश, या वो यहीं की धरातल की एक हकीकत बयां कर रहे हैं, इस पर तो चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनिए मेरे सहयोगी जैनेंद्र से बातचीत में एक्चुअली क्या कहा जयराम रमेश ने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी है और मेरे साथ किशनगंज में बातचीत करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ महासचिव जयराम रमेश जी हैं। जब इस पूरे रूट में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट में इम्फाल से मुंबई तक 2 राज्यों में आपकी गठबंधन की सरकार थी, बिहार और झारखंड, और बिहार में 24 घंटे में आप सत्ता से विपक्ष में आ चुके हैं। उससे कोई फर्क, इस डेवलपमेंट का क्या असर है इस यात्रा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली में बैठे हुए झूठ के जगतगुरु और पटना में बैठे हुए विश्वासघात के विश्वगुरु, दोनों की एक जुगलबंदी है। कल प्रधानमंत्री ने ये मुहूर्त निकाला है कि कल फिर से नीतीश कुमार जी एनडीए में प्रवेश हों, और कल आपने देखा है जो ड्रामा नचाया गया है बीजेपी की तरफ से, और नीतीश कुमार जी मुख्य अभिनेता था, वो अभिनेता थे उसमें। इससे इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता चुनाव के वक्त हमारे जो राजनीतिक गिलगिट हैं, गिलगिटों का भी बहुत मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ पर जयराम रमेश ताल ठोक रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार के निकलने का इंडिया गठबंधन से। अब ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं जयराम रमेश। ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ऐसा थोड़ा कि नीतीश कुमार के पास पूंजी है, वोट की पूंजी है। तभी अगर पूंजी नहीं रहता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको लेने के लिए इतना व्याकुल क्यों रहते। और चूंकि नीतीश कुमार, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूँगा, कॉफ़ी हाउस में यहाँ सुरेंद्र किशोर एक पत्रकार हैं, उनको बोला था उन्होंने कि मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर बनूंगा बाय हुक एंड बाय क्रूक। मुझसे 1995 में लालचंद महतो एक एमएलए हुआ करते थे, वहाँ हम रात में उनसे मिलने गए थे और पूजा पाठ कर रहे थे। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस के साथ ही आए, हमको देखे कि हमको समझते थे कि मैं लालू यादव का आदमी हूँ। जब समता पार्टी बनाई, हाँ, उसके बाद चुनाव के बाद हार गए, 7 गो आगे मुख्यमंत्री बनते थे, 7 गो पर आ गए। इसके बाद वो आए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, मुझे देखे, बात होने लगी, बहस होने लगी, तो उन्होंने कहा कि आप लिख लीजिए 10 साल में मैंने लालू यादव को कुर्सी से नहीं हटा दिया तो मेरा नाम नीतीश कुमार ना। एग्जैक्टली 10 साल में उन्होंने हटा दिया था, इतना वो। फिर वही नीतीश कुमार की राजनीतिक अहमियत और जो कुछ तबकों पर उनकी पकड़ है, उसी को भुनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, बीजेपी को लगा कमंडल की धूम मच जाएगी, पर क्या वो दरअसल गूंज बिहार में नहीं सुनाई दी बीजेपी को। लवकुश यात्रा भी निकाली सम्राट चौधरी ने, दैट ऑल्सो डिड नॉट क्रिएट एनी रिपल्स। तो नीतीश जरूरी भी हो गए और मजबूरी भी हो गए। अरे नीतीश ने जो जातीय आधार पर जनगणना करा दिया, फिर आरक्षण का बढ़ा दिया, यहाँ आप समझ सकते हैं बिहार में जो ग्राउंड पर जो लोगों का सोच है। फिर थोड़ा सा हम छोड़ दिए, तो 2013 में इन अंदर से कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, उन्होंने छोड़ दिया। 3 बार उन्होंने प्रयास किया, फिर दूसरी बार लालू प्रसाद के साथ जा करके जो 15 में कि एक प्रयास और करूँ, तीसरी बार प्रयास किया इस बार, तो 3 बार में तितिर पकड़ाता है। जब देख लिए कि अब तितिर नहीं पकड़ाएगा, अब हमारा भी वहाँ नहीं पहुँच सकता हूँ मैं, तो सबसे बेहतर यही है कि सरेंडर कर दूँ। उनको भी लगा कि बिना नीतीश के हम 40 नहीं, तो वो भी सरेंडर। जरूरी भी थे और मजबूरी भी, दोनों। तो अब जय सिया राम, जय श्री राम अब जेडीयू भी करती दिखाई देगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं ना, हम भी करती दिखाई देगी और चिराग पासवान भी करते दिखाई। एकदम सब जय श्री राम करेंगे। अबे बताइए क्या बेइज्जत किया था नीतीश कुमार ने हाउस में, जीतन राम मांझी को हाँफ रहे थे, कांख रहे थे, बकार नहीं निकल रहा था, सरेंडर कर गए। क्या ये कुर्सी है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये बिहार में राजनीति की, प्रधानमंत्री ने तो बच्चों की पाठशाला ली, लेकिन ये राजनीतिक पाठशाला भी अजब भी है और गजब भी है प्रोफेसर साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पाठशाला में कोई रूल नहीं है, सारे नियम सत्ता से होकर के गुजरते हैं, और जब सत्ता का समीकरण जहाँ सूट करता है चीज़ें उससे तय होने लगती हैं। ठीक इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार जी ने प्रयास तो किया, ईमानदार कोशिश की,
और लगा कि एक बड़े चेहरे के तौर पर, विपक्षी चेहरे के तौर पर हम राष्ट्रीय फलक पर उभरेंगे, लेकिन उस कोशिश को शुरू से डाइल्यूट करते रहा लोगों ने। पटना की बैठक में इनको कुछ नहीं भाव मिला, संयोजक को लेकर के कह दिया गया कि 3 राज्यों का कोऑर्डिनेटर बनेंगे लोग और वो देखेंगे, और अंत में तो राहुल जी ने जो लगाई बात कि कह दी कि नहीं ममता बनर्जी जी से भी राय लेनी होगी, जब सोनिया जी ने अपनी सहमति दी। तो बिहार की राजनीति को अगर आप देखेंगे, जो अजब गजब बिल्कुल सूट कर रहा है। धाराएं अलग, विचारधारा के लेवल पर सबकी मान सम्मान अलग अलग, लेकिन जब सत्ता का समीकरण आता है तो सारी चीजें गौण हो जाती है। सारे लवकुश सब एक जगह आ गए। ईबीसी का वो 36% का आंकड़ा दिखने लगा लोगों को। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर 40 कागजी गणित और जमीनी हकीकत में कई बार दिन रात का अंतर भी हो जाता है। ये अभी देखना बाकी है, या कागजी गणित ही जमीन पर उतरता भी दिखेगा? नहीं, चूंकि नीतीश कुमार जी ने चीजों को साधा है, इस सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा। तो जो कागजी अर्थमेटिक है वो 36% जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे से निकल करके आया है ईबीसी वोटर, वो वोटर कहीं ना कहीं से इंटैक्ट हैं और नीतीश कुमार से वो इंक्लाइंड रहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लव कुश का भी पोलराइजेशन, चाहे वो कुश और लव की बात जितने लोग कर ले, कोशिश लोगों ने की, परिणाम नहीं आया। तो इंडिया का बंटाधार हो जाएगा। बड़ा फॉर्मूला हम साथ साथ हैं, वो जो नारा बुलंद कर रहे थे उसमें सूत्रधार निकल गया, बाकी क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, देखते रह जाएंगे। नहीं, बिहार में तो इनकी हवा निकलते हुए दिख रही है, चूंकि अर्थमेटिक इनकी है, और जो नेचुरल की बात करते हैं वो केमिस्ट्री भी बनेगी, चूंकि जब वो अर्थमेटिक और केमिस्ट्री, अंकगणित और रसायन शास्त्र, बिल्कुल अर्थमेटिक केमिस्ट्री में बदलते हुए दिख रही है। और यही तो बीजेपी चाह रही थी कि अगर ये अर्थमेटिक जो हमसे छिटक गया, कोई सिंपैथी, कोई नाराजगी, कोई रोष लोगों में। देखिए, सत्ता के परिवर्तन में हर हथकंडे हर तरह से अपनाए जाते हैं। नीतीश कुमार जी भी जब गठबंधन बदला था तो मैंडेट तो इनको बीजेपी के साथ मिला था, ये चले गए थे आरजेडी के साथ, फिर आरजेडी गठबंधन को छोड़ करके फिर ये चले गए बीजेपी में। तो जो राजनीतिक पार्टियों के जो ये कर्तव्य हैं, इसको लेकर के अब जनता बहुत रोष में नहीं रहती। जनता को भी आदत हो गई है कि ये तो ये करते ही रहते हैं। खेला तो कर दिया, पर इस खेल में अपना अस्तित्व भी दांव पर लगा दिया है क्या अभिषेक? देखिए, हमारा अस्तित्व जनता की ताकत से है और हम इस राजनीतिक खेल बेल में विश्वास 45 पर आ गए आप। वो तो साजिश थी, वो आप सबने देखा है। नीतीश कुमार जी की ताकत अगर कम ही होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या अन्य पार्टियां हों, हमसे गठबंधन करने के लिए 400 की ताल ठोकने के बाद भी आपके पास आना पड़ा। देखिए, हमारी ताकत को दरकिनार नहीं किया जा सकता है संदीप जी। कहने के लिए लोग कुछ भी कह दें, पर आपकी ताकत को तो ये कह रहे हैं विश्व गुरु बन गए हैं झूठ के नीतीश कुमार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया के तो रचेता वही थे, इंडिया को छोड़कर चले गए। जयराम रमेश कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर चुका है और इनका यही अहंकार इन्हें ले डूबेगा। देश के स्तर पर कितनी कम सीटें हो चुकी हैं इनकी कि विपक्ष के नेता की भी कुर्सी नसीब नहीं होती है इनको, और इन लोगों ने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि इतनी सारी पार्टियां इनसे बात तक करेंगी। कांग्रेस पार्टी से बात करने को कौन तैयार था? ममता आपकी बात हो भी रही है। वो किशनगंज में राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ न्याय की लड़ाई चल रही है, ईडी में आपकी पेशी हो रही है। इंडिया बचा है? देखिए, इंडिया पूरी तरह से इंटैक्ट है और इंडिया के प्रति लोगों का विश्वास है। ये नरेंद्र मोदी का जो आज नीतीश का बंटवारा हो गया आपका से मिलना, ये स्पष्ट करता है। कल तक भाजपा कहती थी कि एक अकेला सब पर भारी, उसको आ गया नीतीश की यारी। ये स्पष्ट करता है कि कहाँ पहुँच गए। और ये जो बोल रहे थे ना अभी, इनको बताना चाहिए कि 2022 9 अगस्त से पहले पैदल चल करके आए थे लालू जी के पास, तेजस्वी जी के पास, और कहे थे मेरा अस्तित्व बचा लीजिए। हाँ, 14 में जो आए, 24 में आप आएंगे जी। एक साथ आना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी को समाप्त कर देगी। आज उसी पार्टी के पास आप अपने अस्तित्व को विलीन कर दिए। कहाँ पहुंच गए आप सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए क्या क्या कीजिएगा। दोनों तरफ से जो ठग और लोभी का बंधन हुआ न, ये देश और देश की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा जो फैक्टर है वो नजर आएगा। और देश की जनता 2024 के चुनाव में इन दोनों को जवाब देगी। तो देश की जनता, वो तो जनता जनार्दन है, वो क्या जवाब देती है वो देखना होगा। लेकिन
नीतीश की पलटी ने 24 की बाजी पलट दी है। खास बिहार में आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा।